बहू, तेरे पति की कमाई का खाना नहीं है जो इतना लेकर बैठ गई है। माँ, अकेले मेरी जिम्मेदारी नहीं है। महीना शुरू हुए इतने दिन हो गए हैं और आपने अभी तक भी पैसे नहीं भेजे। मैं ही अकेला माँ का खर्चा क्यों उठाऊं? अभी मेरे मकान का भी काम चल रहा है। अब मकान बनवाऊं या माँ की बीमारी में पैसा खर्च करूं? मेरे पास भी कोई खजाना नहीं गड़ा हुआ है। मेरे पास भी अथाह धन नहीं है। सौरव फोन पर चिल्ला रहा था और विनीत चुपचाप सुन रहा था। छोटी सी बात का बतंगड़ बनाने में सौरव माहिर था। छोटा भाई होने के बावजूद भी वो विनीत को सुना देता था और अपनी हर जिद पूरी करके मानता था। विनीत ने 2 दिन का समय मांगा और अपने दोस्त से उधार लेकर पैसे सौरभ के अकाउंट में भिजवा दिया। कहने को विनीत बड़े शहर में रहता था, पर बस जितना बड़ा शहर उतने ही बड़े खर्चे थे। घर खर्च, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, मकान का किराया, ऑफिस आने जाने का खर्च और राशन पानी, मेडिकल का बिल सब बंधा हुआ था। महीने के पैसों में से कुछ हजार रुपए निकालना मुश्किल हो जाता था। विनीत की परेशानी सिर्फ उसकी पत्नी ज्योति समझती थी, जो पति के सुख दुख की साझेदार थी। अपने पति के कमाए रुपयों के बजट के हिसाब से चलती थी। महीनों से उसने नया कपड़ा नहीं खरीदा था। घर की ऐसी बहुत सी जरूरतें थीं जिन्हें वो टाल दिया करती थी। विनीत की सैलरी में से कुछ बचता ही ना था। मन में इच्छाओं का संसार लिए वो अपने जीवन साथी का बराबर साथ दे रही थी। उसने कई बार अपनी सास को कहा कि वो कुछ दिनों के लिए उनके पास आकर रहें, पर शकुंतला देवी अपने छोटे बेटे के पास ही रहना चाहती थी, क्योंकि वहीं पर उनके सारे रिश्तेदार रहते थे और आधुनिक सुख सुविधाएं भी थीं। शकुंतला देवी के 2 बेटे थे। बड़े बेटे विनीत ने अपनी पढ़ाई पूरी की, पर वो ज़्यादा कुछ ना कर पाया। एक जगह नौकरी भी लगी थी, पर वो वहाँ से छोड़कर आ गया। पिताजी के सुझाव पर उसने बिजनेस शुरू किया, पर वो बिजनेस में भी अच्छा ना कर पाया और अब उसकी उम्र भी शादी की हो गई थी। लड़की वालों के रिश्ते आए, पर सब ने बिजनेस अच्छा ना देकर इनकार कर दिया। ज्योति के घर वाले गरीब घर से थे, इसीलिए उन्होंने शादी कर दी। उनका मानना था कि परिवार के बीच बेटी का पेट पल जाएगा। शादी होने के बाद ज्योति को अपने पति की वजह से ताने सुनने पड़ते थे। एक दिन वो खाना खा रही थी तो शकुंतला देवी ने ताना दे दिया, तेरे पति की कमाई का खाना नहीं है जो इतना लेकर बैठ गई है। हिसाब से खाया कर। मेरा पति कमा रहा है और ये घर उसी से चल रहा है। रोटी का कौर ज्योति के हाथ में रह गया। अब तो उसने जिद पकड़ ली कि वो मेहनत से काम करें और घर में पैसे लाकर दें। ज्योति ने अपने दूर के रिश्ते के भाई को कहा और उसकी कंपनी में विनीत की नौकरी पक्की हो गई। तूने सास ससुर की सेवा के झंझट से मुक्त पाने के लिए अच्छा उपाय ढूंढा है, शकुंतला देवी ने ज्योति को सुनाया। नहीं माँ जी, मैं इस तरह से रोज आपके ताने सुनकर जीना नहीं चाहती हूँ। ससुर जी की कमाई के पकवान भी मेरे लिए फीके हैं और अपने पति की कमाई की 2 सूखी रोटी भी मैं हंसकर खा लूँगी। अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उस दिन ज्योति ने ससुराल छोड़ दिया। विनीत के संग नए शहर में आ गई। नए शहर में बसना आसान नहीं था। धीरे धीरे करके सब सामान बसाया। पति की कमाई में ज्योति खुश थी, चाहे थोड़ी ही थी, पर आत्मसम्मान की रोटी खा रही थी।
उधर सौरभ जब बाहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके आया तो उसने यह सब सुनकर बड़ा गुस्सा आया। भाई भाभी के इस तरह चले जाने से वो नाराज था। सौरभ ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, उसकी अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई और अमीर घराने की लड़की से उसकी शादी भी हो गई। दोनों का अपना जीवन चल रहा था, पर उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि भाई भाभी अपने अलग रह रहे हैं और मेरी पत्नी को यहाँ घर संभालना पड़ रहा है। एक दिन रंजना भी गुस्से से सौरभ से बोल पड़ी, अपने माता पिता की सेवा करवाने तुम मुझे यहाँ लाए हो क्या? मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है क्या? शकुंतला देवी दोनों का झगड़ा सुन लेती हैं और वो बहू की मदद कराने लगती हैं। धीरे धीरे रंजना सारी रसोई की जिम्मेदारी का भार शकुंतला देवी के कंधों पर डालकर खुद रसोई के कामों से मुक्त हो जाती है। शकुंतला देवी काम तो कर लेती थी, पर उन्हें पैसों का बड़ा लालच था। अच्छी साड़ियाँ और अच्छा खाना उनकी दो कमजोरी थी। रंजना उन्हें अपने मायके से आई कीमती साड़ियाँ उपहार में देती रहती थी और उनसे काम करवा लिया करती थी। कहने को तो वो थक जाती थी, पर फिर भी सबसे यही कहती थी कि काम ना करूँगी तो हाथ पैर जाम हो जाएंगे। रंजना के जब पहली संतान हुई तो रंजना उसी को पालने में लग गई और शकुंतला देवी पर हर काम के लिए निर्भर हो गई। रंजना को तो इतना भी ना पता था कि रसोई के मसाले भी कहाँ रखे हुए हैं। जब भी ज्योति फोन पर अपनी सास से बात करती तो वो नाराज सी रहती थी। अब उनकी नाराजगी किस चीज को लेकर थी ये तो ज्योति भी नहीं जानती थी। वो जब ससुराल में थी तो वो पूरा काम संभाल लेती थी, अपनी सास को हाथ भी नहीं लगाने देती थी। उनका कहा मानकर उनके अनुसार काम करती रहती थी और उन्हें शिकायत का मौका नहीं देती थी। पर जब बात पति की कमाई और स्वाभिमान की आई तो वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और उसने वो घर छोड़ दिया था। समय चल रहा था, सौरभ और विनीत के बच्चे बड़े हो रहे थे। सौरभ की कमाई बहुत थी तो उसकी पत्नी को अब घर छोटा लगने लगा और पति से जिद करके वो नया घर बनवाना चाहती थी। पर सौरभ के पिताजी अपने हाथों से बनाए घर को तोड़ना नहीं चाहते थे। एक दिन शकुंतला देवी के पति को दिल का दौरा पड़ा और वो अचानक उनकी मृत्यु हो गई। 15 दिन तो निकल गए, सब रिश्तेदार भी आकर चले गए, पर उसके बाद शकुंतला देवी टूट गई थी। अब उनका किसी काम में मन नहीं लगता था। रंजना का व्यवहार अब बदलने लगा था। जिस सास से वो पैसों के दम पर सेवा करवाती थी, साड़ियों का लालच देती थी, अब वही सास बेजान सी हो गई थी। घंटों गुमसुम बैठी रहती थी। अब रसोई का भार रंजना पर आ गया तो वो सौरभ पर गुस्सा निकालती थी। मैं ही माँ जी की सेवा करने के लिए फालतू नहीं हूँ। तुम्हारी भाभी तो वहाँ मज़े से रह रही हैं और मैं यहाँ रसोई में दिन रात खट रही हूँ। वो तो वहाँ सुखी हैं और हम यहाँ इनके दुखड़ों के साथ में जी रहे हैं। रंजना रोज ही खटपट करती थी। शकुंतला देवी अब बीमार भी रहने लगी थी। उस पर बहू के तानों ने उनका कलेजा छिलनी कर दिया था। बड़ी बहू के पास भी वो किस मुंह से जाती। अब उनकी सेवा और बीमारी का खर्चा भी रंजना को खटकने लगा था। वो रोज ही ताने देती थी और सौरभ के कान भी भरती थी। ससुर जी के जाने के बाद रंजना ने वो मकान तुड़वा दिया और उसी पर नया मकान बनवाने लगी, पर सास का खर्चा उसे अभी भी अखरता था। आखिर सौरभ ने कह भी दिया कि भैया माँ के लिए हर महीने का खर्चा भेजो,
अब मुझसे नहीं उठाया जाता है। मैं घर भी बनवा रहा हूँ, उसमें भी लाखों रुपए लग जा रहा है। ज्योति और विनीत के हाथ ज़्यादा खुले नहीं थे और वो देखकर घर चलते थे। फिर भी उन्होंने माँ के लिए हर महीने खर्च भेजना तय कर लिया। उसने तो कहा भी कि माँ जी हमारे पास रह लीजिए, पर शकुंतला देवी अब कुछ काम ना करती पर उस घर की चौकीदारी करती थी। रंजना और सौरभ बाहर घूमने फिरने चले जाते थे तो वही दोनों पोतों को संभालती थी और घर पर रहती थी। एक दिन विनीत कंपनी के काम से शहर गया तो माँ से मिलने भी गया। माँ की हालत देखकर उससे रहा नहीं गया और उसने जिद कर ली कि माँ उसके साथ ही घर चलेंगी, पर सौरभ और रंजना ने मना कर दिया। शकुंतला देवी भी गले तक भर गई थी। उस दिन वो बिफर गईं और गुस्से से बोली, तुम दोनों अपने आप को समझते क्या हो? मैं तुम्हारे इशारों पर ही नाचती रहूंगी क्या? हाँ, पहले मैं थोड़ी साड़ियों की लालची थी, पर अब मुझे किसी चीज का लालच और चाह नहीं है। अब मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। बहू, तेरी गलती नहीं है, ये दुनिया की रीत है कि काम करता इंसान ही सबको अच्छा लगता है। जब तेरी रसोई संभालती थी तब मैं तुझे अच्छी लगती थी, पर अब मैं तेरी रसोई नहीं संभाल सकती हूँ और अब मैं तुझे बैठी हुई अखड़ती हूँ। कुछ दिनों के बाद मैं बिस्तर पर भी आ जाऊंगी, तब तुम मेरी बिल्कुल कदर नहीं करोगी। मैं इस उम्र में तुम्हारे घर की क्या चौकीदारी ही करती रहूंगी? सौरभ, माँ हूँ तेरी, तुझे 9 महीने कोख में पाला है। छोटा है तो तुझसे सबसे ज्यादा प्यार दिया है। विनीत से ज्यादा तू मेरा लाडला रहा है। तेरी हर जिद पूरी की है। तेरे खिलौने और खेल के सामान का मैंने कभी हिसाब नहीं किया। जाने कितने रुपए ऐसे ही खर्च कर दिए और आज तू माँ के खाने और दवाइयों का हिसाब मांगता है। भाई से बराबर के रुपए मांगता है, जबकि तुझे तेरे भाई की स्थिति का पता है। तेरे पास तो खजाना भरा है, फिर भी एक माँ तुझे भारी लगती है। मकान को चमकाने में लाखों करोड़ों रुपए पूरे कर रहा है। एक से बढ़कर एक चीज मकान में लगा रहा है, कहीं कमी ना रह जाए, पर माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। मकान में लगाने के लिए लाखों हैं, पर माँ के लिए हजारों भी नहीं हैं। इस माँ ने तुझे पाला है और इस माँ की कुर्बानियाँ तू भूल गया है। तेरे पैसे इतने कीमती हो गए हैं कि तू ये सब भी मत भूल। जिस पर मकान बनवा रहा है वो जमीन मेरे पति की कमाई के हैं, जिसे तू अपना बता रहा है। अभी इतनी जमीन खरीदने जाएगा तो तेरे पास पैसे भी कम पड़ जाएंगे, फिर तू मकान क्या बनवाएगा? कहते हैं ना, पूत कपूत हो सकता है पर माता कुमाता कभी नहीं हो सकती है। मैं माँ हूँ, अपने बच्चे का सदा भला ही चाहूँगी और अपने बच्चों को हमेशा दुआ ही दूंगी, पर मैं अब तेरे साथ नहीं रह सकती हूँ। मैंने ज्योति के साथ बहुत ही अन्याय किया था। मैं जाकर उससे माफ़ी मांग लूँगी। बेकदरी से तेरे महल की चौकीदारी करने से अच्छा है मैं विनीत के साथ उसकी किराए की झोपड़ी में ही रह लूँगी। शकुंतला देवी ने अपना सामान बांधा और विनीत के साथ में चल दी। वहाँ पहुंचकर ज्योति ने उन्हें आदर से बिठाया और सब पुराना भूलकर वो माँ जी की सेवा करने लगी। बच्चे भी दादी दादी कह के आगे पीछे होते रहते थे। घर के सामने ही पार्क था। शकुंतला देवी वहाँ चली जाया करती थी। वहाँ उनकी हम उम्र महिलाओं से दोस्ती हो गई थी। वो अब सदमे से बाहर आ गई थी। उनका मन लगने लगा था। घर की साग सब्जियां साफ कर दिया करती थी। महीनों की 1 तारीख आ गई। इस बार विनीत ने पैसे नहीं भेजे, पर सौरभ विनीत को माँ के खर्च के लिए पैसे भेजे।
इस पर ज्योति ने वापस पैसे लौटा दिए। देवर जी, माँ हमारे साथ रह रही हैं, वो भी इस परिवार का अहम हिस्सा हैं। जिस तरह हम हमारे बच्चे को पाल रहे हैं, उसी तरह माँ जी भी हमारे साथ रह लेंगी। हम जैसा खा रहे हैं वो भी खा ही लेंगी। माँ भी अब हमारी जिम्मेदारी है। विनीत ने भी कहा कि मुझ पर धिक्कार है जो मैं माँ के किए गए खर्च का हिसाब रखूं और आधा तुझसे लूं। माँ ने खून पसीने से हमें सींचा है। माँ ने रातों को जाकर हमें पाला है, हमारे लिए बरसों खाना बनाया है। कभी हम पर किए गए खर्च का हिसाब नहीं किया। मेरे भाई, तू ये पैसा तेरे मकान में लगाकर उसे चमका ले। मेरी माँ के चेहरे को मैंने तो मुस्कान से चमका लिया है। मैं माँ की कुर्बानियाँ भूल नहीं सकता। उनके आगे पैसे की कोई कीमत नहीं है। फोन स्पीकर पे था। रंजना और सौरभ के चेहरे लटक गए। उन्हें अपने आप पर शर्म आ रही थी। विनीत ने कम पैसों के बावजूद भी माँ की हर इच्छा पूरी की और रंजना और सौरभ ने मकान पर लगाए। पैसों का तो कभी हिसाब नहीं लगाया जाता, पर माँ के पैसों का हिसाब लगाते रहते हैं। दोस्तों, ये ही समाज की कड़वी सच्चाई है। आज भी कई घरों में बेटे बहू घूमते हैं, हजारों को शॉपिंग करते हैं, लाखों मकान में लगा देते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई और अन्य गतिविधियों पर खर्च कर देते हैं, पर कभी हिसाब नहीं लगाते हैं। पर माता पिता पर किए गए खर्च का हिसाब गिना देते हैं और भाइयों से खर्च का बराबर पैसा लेते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।